हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक टोकरी भर मिट्टी, और इसका लेखक है माधव राव स्प्रे। तो दोस्तों, ये हम किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं? तो हम तैयारी कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की, और सेम सिलेबस है UGC नेट का। तो ये यूनिट नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 5 और 6 भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और यूनिट नंबर 1 मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और यूनिट नंबर 7 की आज ये तीसरी क्लास रहने वाली है। और पहली जो 2 कहानियाँ थी, यूनिट नंबर 7 के अंदर कहानियाँ दी गई हैं सिलेबस में, जो HPSC ने सिलेबस दिया है। उसकी पहली कहानी दुलाई वाली बंग महिला की जो थी, और वो हम पढ़ चुके हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, 2 कहानियां हम पढ़ चुके हैं। आज तीसरी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। तो इस कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, उन सभी पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो एक टोकरी भर मिट्टी, ध्यान रखना है, इसके लेखक हैं माधव राव स्प्रे। काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती है, अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थानीय कहानी जो है रखती है। तो यहाँ पर हम इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, इसके पात्र पढ़ेंगे, और इसके जो प्रमुख उद्धरण हैं यानी कि जो कथन है वो भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि पर डे की जो वीडियो होती हैं मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करती हूँ आज की इस कहानी की, और इसकी पृष्ठभूमि को देख लेते हैं कि पृष्ठभूमि को लेकर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। तो ये कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, PGT एस्टेट की अगर बात करूँ तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एक टोकरी भर मिट्टी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कब प्रकाशित हुई, तो 1901 में प्रकाशित हुई। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। यह आदर्शवादी कहानी है। अब यहाँ पर फिर से 2 प्रश्न बन जाते हैं कि एक तो स्पेशल विद्वान के अनुसार आपसे मान ले कि देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार हिंदी की पहली कहानी किसे माना गया है, तो आप कहेंगे एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को माना गया है। और सर्वसम्मति से आपसे पूछ ले कि हिंदी की पहली कहानी किसे माना गया है, तो वो भी एक टोकरी भर मिट्टी को माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। मौलिक मतलब मूल कहानी है ये हिंदी की, ठीक है। ये आदर्शवादी कहानी है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि एक टोकरी भर मिट्टी किस प्रकार की कहानी है, तो ये एक आदर्शवादी कहानी है। इसी प्रकार से इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते जाते हैं सभी को हम पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में बताया कि हर कहानी का कोई ना कोई उस लेखक को उस लेखक का इस कहानी को लिखने के पीछे कोई ना कोई प्रमुख प्रतिपाद्य रहता है। यानी कि इस कहानी को लिखने के पीछे लेखक का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, लेखक हो चाहे लेखिका हो। तो इसका प्रतिपाद्य क्या है? जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी की जमीन वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा है। बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। NCERT की किताब में भी ये है, शायद मैंने पढ़ी थी एक बार ये, तो NCERT की बुक्स में भी ये लगी हुई है कहानी। जमींदार द्वारा यानी कि जमींदारों का बोलबाला था, और अपने महल के लिए जमींदार ने अपने महल बनवाने के लिए बूढ़ी विधवा की झोपड़ी भी हटवा देते हैं। जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी की जमीन वापस करने की, यानी कि जब जमींदार को वास्तविकता का पता चलता है, उसकी आंखें खुलती हैं, मानव चेतना के प्रति जब वो जागृत होता है, तो उसकी जमीन वापस कर देता है वो। तो यही एक छोटी सी कहानी है, इसलिए इसे आदर्शवादी कथा कहा गया है, क्योंकि ये कहानी एक आदर्श प्रस्तुत करती है। अब देखते हैं इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो जो पात्र होते हैं उनमें कुछ मुख्य पात्र होते हैं और कुछ गौण पात्र होते हैं। मुख्य पात्र वो होते हैं जिनकी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और गौण पात्र वो होते हैं जिनकी कम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मुख्य पात्र में बुजुर्ग विधवा है जिसकी खुद की झोपड़ी है, और एक जमींदार है
जो अपना महल बनाने के लिए इस विधवा बुजुर्ग की झोपड़ी को हटवाते हैं। तो मुख्य पात्र ये दोनों ही हैं। तो बुजुर्ग विधवा अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है, यानी कि उसका बेटा भी मर चुका है और उसके बहू की भी मृत्यु हो चुकी है। अब एकमात्र पोती ही उसके जीने का सहारा है। जमींदार क्या है? जमींदार भी इसका एक प्रमुख पात्र है। दम्भी व्यक्तित्व, दम्भ होता है अहंकारी व्यक्तित्व। बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठा पाने पर अहंकार का तिरोहित हो जाना, यानी कि जब वह एक टोकरी भर मिट्टी भी नहीं उठा पाता है तो उसका जो अहंकार है वो तिरोहित हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तो यही इसमें बताने का प्रयास किया गया है इस कहानी में। तो दो प्रमुख पात्र हैं, एक तो बुजुर्ग विधवा और दूसरा है जमींदार। अब गौण पात्र कौन कौन से है? बुजुर्ग विधवा की एक पोती, उसके बहू और बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है, तो उसकी पोती ही उसका एकमात्र सहारा है। और एक जमींदार का वकील है। अब विशेष बात क्या है, ये भी यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे कि यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। तो विशेष बात क्या है, इस कहानी में जानने का प्रयास करेंगे। विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा इस कहानी में दर्शाई गई है। शोषण का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार जमींदार लोग जो हैं गरीब लोगों का शोषण करते हैं। कहानी की मूल संवेदना क्या है? संवेदना का मतलब है कि आपके मन में किसी के प्रति कोई विचार आना, अच्छा या बुरा आपका विचार आना, अच्छे बुरे के बारे में सोचना। तो कहानी की मूल संवेदना है क्या बरदाने का प्रयास किया है? हृदय परिवर्तन। और हृदय परिवर्तन किसका होता है? जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है। अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश। अब अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश इस कहानी में कौन सा पात्र है जिसके माध्यम से हमें देखने को मिलता है? तो वो है बुजुर्ग विधवा, वो बुजुर्ग स्त्री जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि मिट्टी से हमें प्रेम का संदेश देता है कि हर व्यक्ति को अपनी मिट्टी से प्रेम होता है। जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन, ये भी इस कहानी में एक विशेष बात है। लचर कानून व्यवस्था का जिक्र। लचर होता है मतलब थोड़ा सा नरम कानून व्यवस्था जिसको थोड़ा सा चेंज किया जा सके, तो लचर कानून व्यवस्था का भी इसमें जिक्र किया गया है। अगर कानून व्यवस्था कठोर होती तो वो शायद जमीन न बच पाती बुढ़िया के पास। फिर इसने साथ ही मानवता का संदेश भी दिया है। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी का समापन हो जाता है। वर्ग भेद भी दिखाया गया है। बुजुर्ग महिला जो है वो गरीब है और जमींदार जो है वो अमीर है। तो अमीर और गरीब के बीच का जो वर्ग भेद है वो भी इस कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया है। कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवाद है। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें कि एक टोकरी भर मिट्टी किस प्रकार की कहानी है। तो ये आदर्शवादी कहानी है और आदर्श कहानी वो होती है जो समस्त मानव जाति के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करती है। प्रमुख उदाहरण देखते हैं कि किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। मतलब जो जमींदार साहब था वो अपने महल की जगह को थोड़ा विस्तृत करना चाह रहा था और उसकी इच्छा हुई कि इस झोपड़ी तक मैं अपने महल को बढ़ा लूं। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसी झोपड़ी में उसके विधवा के पति का देहांत हुआ, उसके पुत्र और उसके बेटे का देहांत हुआ। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। ये बात लेखक जो है कह रहा है, ठीक है। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। ये बात भी लेखक बता रहा है कि उस झोपड़ी से उसका इतना लगाव था क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी उसने उस झोपड़ी में बिताई थी। अच्छा बुरा जो कुछ भी घटित हुआ वो उसी झोपड़ी में उसके साथ घटित हुआ था, तो वह उस झोपड़ी को खाली नहीं करना चाहती थी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली। अब जमींदार जब बुजुर्ग विधवा ने वह खाली नहीं की झोपड़ी की जगह, तो जमींदार ने वकील कर लिया। और वकील लोग तो आपको पता है बाल की खाल निकालने हैं। तो बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। मतलब जमींदार के पास पैसे थे, जमींदार ने वकीलों को पैसे दे दिए और उस झोपड़ी की जगह खाली करवा ली। गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर उस बुजुर्ग महिला को वहां से निकाल दिया गया। ये भी लेखक यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा है।
जब से ये झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती। अब ये बात बुजुर्ग महिला कह रही है कि जब से ये झोपड़ी टूटी है तब से ना उसकी पोती कुछ खा पी रही है। उसने विधवा बुजुर्ग ने काफ़ी समझाया अपनी पोती को, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि उस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। तो बुजुर्ग महिला ने अंततः सोचा कि जब उसकी पोती खाना ही नहीं खा रही, उसका मन नहीं लग रहा जब से उसने झोपड़ी को खाली किया है, तो वह सोचती है कि मैं एक टोकरी भर मिट्टी ले आऊं और उससे मैं अपना चूल्हा बनाऊं और बिटिया को, ये पोती को ये कह दूं कि बेटा ये अपने ही उस झोपड़ी की ज़मीन है, मैंने उसी चूल्हे पर खाना बनाया, तो शायद वह खाना खा ले। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। तो ये बुजुर्ग महिला का कथन है। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। मतलब जैसे ही बुढ़िया एक टोकरी भर मिट्टी भरने के लिए वह उसके अंदर घुसती है, झोपड़ी के अंदर घुसती है, तो उसे सारी बातें याद आ जाती हैं। अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह से उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। ठीक है, ये भी लेखक यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है। अंततः वह अपने अंदर जितने भी दुख दर्द थे सभी को समेट कर और वह एक टोकरी मिट्टी भर लाती है। यह विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और उस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। ऐसा विधवा ने इसलिए कहा जमींदार को क्योंकि वो केवल मात्र उस विधवा के लिए झोपड़ी नहीं थी, उसकी पूरी जिंदगी की पूंजी थी जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। तो वह कहती है कि एक टोकरी का भार आप नहीं उठा सकते, इसमें तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। इसके माध्यम से उसने एक करारा व्यंग्य किया है। आप इस बात पर विचार कीजिए। तो ऐसा बुजुर्ग महिला कहती है। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो, धन मद से, धन के अहंकार से वह गर्वित था और अपना कर्तव्य भूल गया था। पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप, कृतकर्म मतलब उसके द्वारा जो किया गया कार्य था, जो झोपड़ी को खाली करवाने का, उसका उसे पश्चाताप होता है। और उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो ये कुछ इसके उद्धरण थे, महत्वपूर्ण उद्धरण इस कहानी के, एक टोकरी भर मिट्टी के। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आई होगी, जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे इससे संबंधित। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसी प्रकार से आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।